नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम चर्चा के एपिसोड 4 में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट के रूप में हैं श्री वसंत वीर उपाध्याय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में आज। वसंत वीर उपाध्याय सर जो हैं, ये पत्रकारिता में बहुत जाने-माने नाम हैं हमारे पूरे देश में। पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से काफ़ी यूथ हैं। तो एक छोटा-सा परिचय आपका आप बताएँगे ताकि व्यूअर्स जो हैं, वो आपसे एक बार रूबरू हो सकें? जी, जी। आपकी जर्नी जो रही है पत्रकारिता की, मुझे लगता है लगभग 32 साल आपने नवभारत में दिए हैं। जी, जी, जी। तो एक छोटा-सा संक्षिप्त में आप अपने जर्नी के बारे में बताएँगे लोगों को? जी, 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 जी। मैं नवभारत में 32 वर्ष रहा और पिछले वर्ष सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने अपना एक छोटा मीडिया हाउस शुरू किया है, पवन पुत्र टाइम्स। उसमें मैं रामचरितमानस को लेकर के ही अब काम कर रहा हूँ बिल्कुल। और तब से मेरे दिमाग में एक बात थी कि मानस को लेकर के काम किया जाए। तो रामचरितमानस एक ऐसा पक्ष है मेरे जीवन का, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, खेल हो, नीति हो, धर्म हो, योग हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे विषयों की जो बातें हैं, मुझे रामचरितमानस में मिलती हैं। यहाँ तक कि पत्रकारिता भी मैंने मानस के माध्यम से सीखी और पिछले दिनों मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जी। रामचरितमानस में पत्रकारिता। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और नवभारत में रहते मैंने करीब 11 से अधिक पुस्तकें भी लिखीं, जो प्रकाशित हुई हैं। जब पेड़ बोलते हैं, हुँ, बूँद-बूँद के साथ, मानो ना मानो वे हैं। काफ़ी चर्चित किताब रही होगी। हाँ, जी, 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 जो उड़न तस्त्री पर जी। है, उन लोगों से मेरी बात हुई, जिन लोगों ने उड़न तस्त्री देखी। तो इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और पत्रकार तो एक विद्यार्थी होता है, तो आज भी मैं अपने आप को पत्रकारिता का विद्यार्थी समझता हूँ और मानस का विद्यार्थी समझता हूँ। क्या बात है! मैं बहुत सारे पत्रकारों से हम लोग मुलाकातें जी। करते हैं, बातें करते हैं। एक पत्रकार से जब भी मैं राम जी के ऊपर में या रामचरितमानस जी के ऊपर में बात करता हूँ, तो आम तौर पे लोग थोड़ा-सा बचते हैं इन बातों को करने से। आपके जीवन में ऐसा क्या अनुभव रहा या वो ऐसा कौन-सा क्षण था, हुँ, हुँ, जहाँ से आपको ये लगा कि अब रामचरितमानस जी को भी पत्रकारिता में शामिल किया जा सकता है? क्या बात! देखिए, जब उच्च शिक्षा के लिए जब मेरा घर छूटा, जी। उस समय मैंने सबके बड़ों के चरण स्पर्श किए और जब मैं अपने पिताजी के पास गया, पिताजी के चरण स्पर्श करने। मेरे पिताजी अपने समय के बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं, ध्यानचंद के कोच में हॉकी खेलते थे, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वानर सेना के प्रमुख थे वो स्वतंत्रता जी। संग्राम में, किशोर काल में भी उन्होंने काफ़ी वो किया, स्वर्गीय बिहारी लाल जी उपाध्याय। तो जैसे ही मैंने चरण स्पर्श किए, पता नहीं क्यों मैं रोना शुरू कर दिया, मेरी आँखें भर आईं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो पिताजी ने चुप कराया, बोले कोई बात नहीं। और उस समय वो रामचरितमानस की गुटिका पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे वो रामचरितमानस की गुटिका दी और कहा कि इसको प्रतिदिन पढ़ना। अब जब मैं वहाँ से घर से निकला, तो चूँकि पिताजी ने कहा है, जब आप घर से बाहर आते हैं, तो आपको घर और घर के सदस्यों की महत्ता पता चलती है। बिल्कुल। तो पिताजी ने ये बात कही है करके मैंने शुरुआत की, तो मुझे तो चीज़ समझ में नहीं आती थी शुरू, वो चौपाइयाँ और ये, लेकिन पिताजी ने कहा है करके तो फिर मैं पढ़ता था। पढ़ते मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगा कि मानस में बहुत सारी चीज़ें हैं। तब तक मैं सारी बातें मन में ही सोचता था, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं ये समझ नहीं पाता था कि ये क्यों अच्छा लगता है। तो उसके जो रिदम हैं जो चौपाइयों के, वो बहुत प्रभावित करती हैं, दोहे और हुँ। चौपाई। तो बहुत सारे आर्टिकल्स और ये सब हम जब लिखते थे, तो मैं मानस के उद्धरण देना शुरू करता था। मेरे दिमाग में एक बात आई कि मानस को लेकर के यदि हम कुछ काम करें तो कैसा रहेगा? तो हमने एक कॉलम मानस की ओर नवभारत में देना शुरू करा, छोटे-छोटे कथा प्रसंगों को लेकर के। तो वो पाठकों को बड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ। तो रविवारी अंक में वो प्रकाशित होता था। उसके बाद वो बंद हो गया। इसी बीच मैंने आईएएस अफ़सरों के इंटरव्यू लिए और छत्तीसगढ़ उस समय नया बना था। जी। तो हम चाहते थे कि यूपीएससी के बारे में हमारे प्रदेश में भी लोग जानें कि ये दरअसल क्या है। तो माय फर्स्ट इंटरव्यू करके वो कॉलम हुआ करता था और पाठक उसको बढ़िया पढ़ते थे। और जब वो सारा हो गया, 32 आईएएस अफ़सरों से
मेरी बातचीत हो गई, तो मैंने कहा कि इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। तब तक मेरी 8-10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं, बहुत सारे विषयों पर। तो मैंने कहा कि इसको ऐसा लिखना है जैसे रामचरितमानस के कथा प्रसंग, राम कथा जैसे सबको अच्छी लगती है, जी। ऐसी ही ये लगनी चाहिए। उनका ये आईएएस, यूपीएससी और ये बात कैसे होगी? तो फिर वो कंटेंट मेरे दिमाग में थी। बहुत दिनों तक ये बात थी कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो अपन अब इसको करेंगे। दरअसल मैं रामचरितमानस में पीएचडी करना चाहता था, जिनके अंडर में मुझे शोध करना था। हुँ। तो मैंने एक को उनसे प्रश्न कर लिया कि सबने जिन्होंने राम के विषय में लिखा है, हुँ, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रामायण दिया है। हुँ। जैसे वाल्मीकि रामायण, जी, कृतिवास रामायण, कंब रामायण, जी। चकबस्त रामायण, हुँ, आध्यात्म रामायण। जी। तुलसी भी चाहते तो अपने ग्रंथ का नाम रामायण दे सकते हैं। तुलसीकृत रामायण कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये मेरा प्रश्न था। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, जो जवाब दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया। मतलब किंतु जबकि कामा खड़ी लगी टाइप वो उत्तर था। तो मैं मन ही मन मैंने प्रणाम किया और फिर मैंने कहा हनुमान जी से कि जिस दिन आपकी इच्छा होगी उस दिन मैं मानस पर कुछ करूँगा। तो वो बात तो थी कि मानस पर मुझे कुछ करना है। हुँ, पिताजी से मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों? तो बोले वो मानस में ही इसका उत्तर होगा। आप कर प्रश्न जो पूछ रहे हो जी। कि तुलसी ने इसका नामकरण रामचरितमानस क्यों रखा? हुँ, तो वो उसका उत्तर भी वही होगा, हुँ, कोई दूसरा नहीं दे सकता इसको। ओके। तो पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा ये एक चौपाई के पास मैं रुका कि रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पावहीं विश्रामा। ये चौपाई है कि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस होगा। अब दूसरी चौपाई में मैं ठनका, सुनत श्रवण पावहीं विश्रामा। सुनत का अर्थ भी वही होता है जो श्रवण का अर्थ श्रवण होता का। है। हुँ, मैंने कहा ये कैसे? सुनत श्रवण पावहीं विश्रामा। तो देखिए विज्ञान ने 2 प्रकार के कान बताए हैं, एक बाह्य कर्ण, एक आंतरिक कर्ण। हुँ, तो सुनत का अर्थ बाह्य कर्ण से है और श्रवण का कर्ण। आंतरिक। तो जहाँ भी रामचरितमानस की पंक्तियाँ अनुगुंजित होती हैं या जहाँ भी रामचरितमानस या राम कथा होती है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए तुलसी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस दिया। और चूँकि ये 16वीं शताब्दी में ये ग्रंथ की रचना हुई थी, तो चारित्रिक पतन बहुत हो रहा था। हुँ, उस समय धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा था। हुँ, पाखंड इतना बढ़ गया था कि समझ नहीं पा रहे थे कि दरअसल होगा क्या? तो तुलसी ने लोक भाषा को आत्मसात किया क्योंकि संस्कृत उस समय बहुत सीमित हो गई थी। इंटेलेक्चुअल्स की भाषा थी उस समय, हाँ, एलीट भाषा बोल बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने अवधि में अवधि फिर में। रामचरितमानस की रचना की और ये सारी चीज़ें हुईं। तो मैंने कहा कि मानस के माध्यम से कभी ऐसा होगा, तो फिर मैंने आईएएस की तैयारी और रामचरितमानस ये पुस्तक लिखी। वो किताब हमारे पास में है, ये जी, जो जी। किताब आपने लिखी है जिसकी अभी हम बात कर रहे जी, थे। जी। तो ये जो किताब है आईएएस की तैयारी और श्री रामचरितमानस। जी। इस किताब के ऊपर एक छोटी-सी चर्चा मैं करना चाहूँगा लेकिन उससे पहले एक मन में प्रश्न है। हाँ, हाँ। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि चाचा जी आपके जो थे वो हीराकुंड डैम में जी, जी, इंजीनियर जी, थे और जी, जी, प्रमुख जी। हाँ इंजीनियर। जी, हाँ जी। तो वहाँ से क्योंकि परिवार में हाँ। जब शासकीय सेवाओं का माहौल रहता है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उस समय बच्चा जो होता है उससे भी आशा की जाती है कि भई वो शासकीय सेवाओं में जाएगा। क्या बात! हमारे यहाँ भी रहा है। हाँ जी। जी, 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 जी। तो कैसे हुआ कि आप पत्रकारिता को चुन लिए? हाँ। और पत्रकारिता से उस समय जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल का काम हुआ हाँ, हाँ, करता हाँ, हाँ, हाँ। था। ये देखिए ये पिताजी ने ही मुझे कहा था हुँ, कि पढ़ो लेकिन नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ो और नौकरी करो तो पेट के लिए नहीं, ये अपने व्यक्तित्व के लिए करो। तो चूँकि लेखन में रुचि मेरी थी हुँ, और मैं शुरू से ही किसी भी जो चीज़ है उसको मैं कई तरह से सोच के उसका उत्तर जानना चाहता था। तो पिताजी ने कहा कि भई आप ऐसा करो कि मेरी बहुत सारी नौकरियाँ के वो आए थे। तो बोले ये इसमें सफल नहीं होगे।
क्योंकि तुम्हारी जो विचारधारा, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, वो उसके लायक नहीं है। तो उसी समय नवभारत के लिए एक वो आया था सह-संपादक के जी। लिए, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारिता करो। वो यात्रा ऐसी शुरू हुई और सही भी बात है कि कोई भी विषय होता है, हुँ, उसमें उतार-चढ़ाव आता ही है और आना भी चाहिए। बिल्कुल। ये ज़रूरी है जीवन में और मानस के माध्यम से पता चला कि यदि उतार-चढ़ाव है, तो कोई भी समय जाने के लिए आता है, हुँ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। जी, ये मानस के माध्यम से ही पता चला। जैसे श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने वाले थे और उसी समय उनको पता चला कि वो राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और वनवास में जाना है। और उनको वनवास जाना है। तो वो प्रसंग जब अपनी माता के पास जाते हैं, जो प्रार्थना कर रही थीं कि मेरा पुत्र वहाँ बैठे तो आप सहयोग करना, वो जाके कहते हैं माता कौशल्या से मुस्कुराते हुए कि माँ, पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है। हुँ, ये बातें जो होती हैं, वो केवल कथा कहानी नहीं है। जब आप उन प्रसंगों को पढ़ते जाते हैं, तो आपके जीवन में आई हुई परिस्थितियाँ, चाहे वो अनुकूल हों, चाहे विपरीत हों, आप फिर उस पर संयम बरतना शुरू करते हैं। क्या बात तो ये मानस के माध्यम से वो उपलब्धि मुझे मिली और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं आजीवन रहा और आज भी नवभारत से सेवानिवृत्त होने के बाद अब रामचरितमानस के लिए मुझे कुछ काम करना है, तो मेरी एक मासिक पत्रिका निकलती है पवन पुत्र टाइम्स, जी। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये जो किताब है जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, जी, जी। आपने जो कृत की है आईएएस की तैयारी और श्री रामचरितमानस। जी, इसमें 32 लगभग आईएएस ऑफिसर्स को आपने इंटरव्यू किया था जी, कि आईएएस की तैयारी में श्री रामचरितमानस का क्या रोल हो सकता है, जी। उसके ऊपर आपने ये किताब लिखी है। हुँ, हुँ, हुँ। इस किताब के माध्यम से जब आप इसको लिख रहे थे, जब इस किताब की रचना कर रहे थे, उस समय कोई एक ऐसा प्रसंग आपके द्वारा मैं जानना चाहूँगा हुँ, हुँ, हुँ। कि एक आईएएस ऑफिसर से आप इंटरव्यू कर रहे थे और उस समय आपको लगा कि यार आज ये काम सफल हो जाएगा, ये हो गया मतलब ये जो इंटरव्यू आज हुआ है आईएएस ऑफिसर के साथ में, हाँ, हाँ, हाँ। ये किताब सफल सार्थक साबित हो गई आज। हाँ, ऐसा हाँ। कोई एक प्रसंग आप बताएँगे? जी, जब मुझे ये कहा गया कि आईएएस अफ़सर से इंटरव्यू लेना है, तो आप आईएएस से अफ़सर से इंटरव्यू क्या करेंगे? क्या पूछेंगे आप? सरकारी योजनाएँ आम हाँ, तौर क्या पे। सरकारी योजना है, ये हैं। जी, तो वो जो है पाठकों को वो चीज़ जो है प्रभावित नहीं करेगी। बिल्कुल। तो मैंने कहा भई मैं करीब 6-7 दिन का समय लेता हूँ हुँ, और मैंने पूरा यूपीएससी का जो पैटर्न है, हुँ, उसको पढ़ना शुरू किया। ओके। बाद में मुझे लगा यार मैं तो आईएएस अफ़सर भी बन सकता था। इतना तो मैंने फिर प्लान किया कि उनसे मैं पूछूँगा जब उनका साक्षात्कार होता है। इंटरव्यू, जब वो आते हैं कमरे में जी, और बैठते हैं और बातचीत का दौर शुरू होता है, तो उस समय वो क्या अनुभव कर रहे थे? तो हमने कॉलम का नाम भी दिया माय फर्स्ट इंटरव्यू। उसके माध्यम से सारे जो आईएएस अफ़सर्स हैं, उनको भी मज़ा आता था। जी, वो याद करते थे अपने पुराने बिल्कुल। दिनों को कि ऐसा होता था, हम ऐसे पढ़ते थे, सारी चीज़ें ये थी। और करीब 32 अफ़सर्स जो हुँ, आईएएस अफ़सर्स हैं, अलग-अलग अनुभव, उनके पढ़ने का तरीका, उन कितने अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट हुए, कैसा क्या हुआ, जी, किस ढंग से अब आज यहाँ हैं, तो हुँ, कैसा क्या होता, फिर बातचीत करते-करते वो सारी चीज़ें हो जाती थी। तो मुझे लगा ये तो बड़ा रोचक है। हुँ, मतलब अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज़ बड़े-बड़े मतलब जितने अभी तक मैंने अपने करियर में बड़े संगीतकार फ़िल्म मेकर्स जी, वो अभिनेता-अभिनेत्रियों के, समाज सेवियों के, सबके इंटरव्यूज़ लिए। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, आइए सुनूँगा। तो मैंने कहा यार इसको एक पुस्तक के रूप में देना चाहिए। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि इसको पाठक कैसे एन्जॉय करेगा? हुँ, तो फिर मैंने मानस के माध्यम से इसको शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया कि जी, यूपीएससी के भी 7 स्टेप्स होते हैं, तो मानस में भी 7 कांड हैं। क्या उनके माध्यम से मैं आगे बढ़ता गया। जैसे बालकांड है, जी, तो बालकांड में अभी तक हम समझते थे कि वो रामचंद्र जी के बाल लीलाओं का वर्णन है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बालकांड
ये बताता है कि हमको बचकाना कहाँ नहीं करना चाहिए या बचकानी हरकतों से कैसे बचना चाहिए। उसमें अ, शंकर जी की अर्धांगिनी सती और नारद जी का प्रसंग है। तो एक आईएएस अफ़सर जो होता है, उसको बचकानी चीज़ों से बचना होगा, वो पहला हुँ, एक वो है। तो बालकांड ये है। दूसरा अयोध्या कांड। जी, अब अयोध्या कांड का अर्थ अपन ये समझते थे कि भगवान राम जहाँ पैदा हुए, वो अयोध्या है, लेकिन अयोध्या वो नहीं है। जहाँ युद्ध ना हो, वो अयोध्या है। और देखिए अयोध्या का इतिहास देखिए, वहाँ युद्ध नहीं युद्ध हुआ। नहीं हुआ। नहीं तो 2 भाई लड़ सकते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए वो राज त्याग दिया। तो द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तो कहाँ द्वंद्व नहीं होना चाहिए? मस्तिष्क में। जो आईएएस की तैयारी करता है उसको कूल रहना चाहिए। युद्ध से बचना चाहिए, द्वंद्व से बचना चाहिए। ये मानस सिखाता है। तीसरा जो कांड कांड है उसमें अरण्य कांड है। जी, अब अरण्य कांड का अर्थ क्या हुआ? वन में जब जाते हैं, वनवास सीता के का समय, हरण कहाँ हुआ? वन में, है कि नहीं? बिल्कुल। वन में हुआ और वहाँ आप भ्रमित हो जाते हैं। सीता भी भ्रमित है, राम भी भ्रमित हैं, लक्ष्मण भी भ्रमित हैं। तो भ्रम से कैसे बचना चाहिए? हुँ, यूपीएससी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको भ्रम से बचना चाहिए। ये मानस सिखाता है। उसके बाद आ जाइए किष्किंधा कांड। हुँ, किष्किंधा कांड में मैत्री है, मित्रता है। बिल्कुल। मित्रता किससे करनी है? हुँ, वो आपको चयन करना पड़ेगा। आपका मित्र कौन है? बाली भी हो सकता था। रामचंद्र जी बाली के पास भी जा सकते थे, पर सुग्रीव, लेकिन वो कहाँ गए? सुग्रीव के पास। सुग्रीव के पास। क्यों गए? क्योंकि शबरी ने कहा कि आप सुग्रीव के पास जाइए। तो ये हमारे जीवन में हमको ये बताते हैं, हमारे जो लोक जीवन है, हुँ, वहाँ जब हम उनके संपर्क में रहते हैं, तो वो बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। नहीं तो राम बाली के साथ भी मिल सकते थे, उन्होंने कहा सुग्रीव के साथ मिले, क्योंकि सुग्रीव के साथ हनुमान थे, हुँ, है ना? तो इसीलिए मैत्री किससे करनी है हुँ, आपको, वो मानस बताता है ना? उसके बाद आता है सबसे बहुत प्यारा कांड है, सब वो है सुंदर कांड, सुंदर। है ना? जब आप सेलेक्ट होते हैं, हुँ, है ना? तो वो आपके जीवन का सुंदर कांड है। लेकिन उस सुंदर कांड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ एक जामवंत की आवश्यकता होती बिल्कुल। है ना? जामवंत के वचन सुहाए। हुँ, देखिए वहाँ से सुंदरकांड की शुरुआत होती है, क्योंकि इसका नाम सुंदरकांड इसलिए है कि उसके हर प्रसंग में सौंदर्य बोध है। तो जो एक यूपीएससी वाला जो होगा उसको उस सौंदर्य बोध को समझना होगा हुँ, कि सबको साथ लेके चलना है, सबको वो लेके चलना है। मेरी एनर्जी, मैं जो चीज़ नहीं समझ पाता वो बूस्ट कैसे होगा? ऐसे लोगों की तलाश, ऐसे जामवंतों की तलाश करनी होगी। वो जामवंत के माध्यम से जामवंत ने फिर जो बोला, फिर उसके बाद राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आप पूरा अपने करियर में सारा वो कर लेते हैं, उसके बाद आता है उत्तरकांड। ये महत्वपूर्ण है। केवल आईएएस बन के सेवाएँ दे देना पर्याप्त नहीं है। हुँ, उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है उत्तरकांड हमें बताता है कि हमें देश, समाज, संस्कृति, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, परिवेश के लिए क्या करना है, ये उत्तरकांड बताता है। इसलिए मैंने आईएएस की तैयारी और रामचरितमानस की क्या थी। बात! क्या बहुत सुंदर। एक प्रसंग जो हम बात कर रहे थे, वो प्रसंग आप बताएँगे? एक आईएएस ऑफ़िसर जिनका प्रसंग आपको ऐसा लगा कि बड़ा शानदार प्रसंग आपके साथ हुआ है, हुँ, हुँ। तो वो बातचीत बताइए? वैसे भी जितने भी आईएएस अफ़सर्स से मैंने बात की, मैंने इंटरव्यू लिए, सबके अच्छे लगे, हुँ, सबका बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहते हैं ना कि सब में सबसे अच्छा बेस्ट। बेस्ट जो है, सर्वश्रेष्ठ जो है, वो मुझे लगा बैजेंद्र कुमार जी का। बैजेंद्र कुमार जी से मैंने पूछा कि आप आईएएस कैसे बने? हुँ, क्यों बने? हुँ, और पहली बार जब इंटरव्यू के लिए गए, तो क्या हुआ? हुँ, उन्होंने कहा साहब मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, अच्छा। एक वैज्ञानिक बनना चाहता हुँ, था। लेकिन पिताजी के रिटायरमेंट के बाद फिर वो स्थिति हमारी जो है आर्थिक स्थिति हुँ, थोड़ी-सी कम होती गई। साइंटिस्ट बनने का मेरा जो सपना है, हुँ, वो वहीं थम गया। अब चूँकि शुरू से मैं साइंटिस्ट बनना चाह रहा था
और बीच में मुझे लगा कि अब मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाऊँगा, तो मैंने ये सोचा कि मुझे अब नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये मन में लाया कि यार नौकरी करनी है तो क्या नौकरी करूँ? हुँ, तो देखा सबसे बड़ी नौकरी कौन-सी है? वही करूँगा। फिर मुझे तो इसका कोई नॉलेज ही नहीं है, है, कैसे करूँगा? यहाँ से बात शुरुआत हुई जी, और मैंने जो शुरुआत की कि यार चलो करना है। तो फिर मैंने तैयारी शुरू की और रिटन टेस्ट में मैं पास भी हो गया हुँ, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए लोगों ने डरा दिया। किसी ने बोला कि 8 अटेम्प्ट के बाद भी वो नहीं हो पाया, 4 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक गया इसलिए नहीं हो पाया, ऐसा-वैसा बहुत सारी चीज़ मैं डर गया बोले बहुत, अब कैसे करूँगा? जी, इस बीच बैंकिंग एग्ज़ाम भी देता गया, उसमें सेलेक्ट हो गया, एक क्लर्क वगैरह। तो मैं जी, बोला परीक्षा-वरीक्षा दे के बैंक ऑफ़िसर वगैरह भी बन सकता हूँ करके ये श्योर हो गया मैं। अब इंटरव्यू की बात जब आई रिटर्न में तो मैं टेस्ट में सफल हो गया। हुँ, अब इंटरव्यू अब क्या पूछ लें? तो देखिए आईएएस अफ़सर जब बताते थे तो रिटन जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है हुँ, और इंटरव्यू बहुत डिफरेंट है। रिटन जो होता है वो आप सब्जेक्ट को कितना जानते हैं उस पर होता है। बिल्कुल, हाँ? और इंटरव्यू जो होता है उस सब्जेक्ट को आप कितना समझते हैं, यस, ये है। दोनों में बहुत अंतर है। चीज़ों को जानना और चीज़ों को समझना, हुँ, जानने और समझने में अंतर है। तो बोले अब मैं कैसे क्या पूछ देंगे? तो सबसे पहले बोले मैंने अपने नाम का अर्थ ये शुरू किया कि बैजेंद्र का अर्थ क्या होता है? पूछ लिया कि भई आपके नाम का अर्थ क्या है? जी, नाम तो बैजेंद्र है उनका। हुँ, तो पूछ लिया कि आपके नाम का अर्थ क्या है? तो क्या बोलूँगा? फिर मैंने अपने नाम का अर्थ जाना। फिर मैं जहाँ पैदा हुआ हुँ, उस शहर के बारे में जाना। जो-जो स्कूल्स हैं, जहाँ-जहाँ मैं पढ़ा, उस स्कूल्स के बारे में जाना। जहाँ-जहाँ मैं रहा, हुँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति वगैरह के बारे में अध्ययन किया। ये सारी चीज़ें हो गईं और उसके बाद मैं गया बोले साहब और सेलेक्ट हो गया बोले। क्या बात है! तो लैब से लैंड की तरफ जाने का जो मेरा संघर्ष है और उसको कैसे पार करना है, वो आप पर ही है। कोई दूसरा नहीं करेगा। आप जो सोचते हैं, आपके भीतर जो बातें हैं, वो आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। बिल्कुल, ऐसा उन्होंने बताया, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पूरे जी, 32 सब और भी सबके बहुत अच्छे हैं, जी, सबने बताया। लेकिन बैजेंद्र कुमार जी ने जो बताया माय फर्स्ट इंटरव्यू में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ये जो हम पूरी बात कर रहे थे आईएएस की तैयारी के ऊपर में और आपकी जो किताब है ये एक लेसन दे है यूथ्स के लिए। तो आपके अनुसार आज का यूथ कैसा है और वो क्या करना चाहता है? ओहो! आज का यूथ बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है, शार्प है। आज की यूथ के बारे में यदि मैं सोचता हूँ, तो मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं, जिन प्रतिभाओं के लिए हमको संघर्ष करना पड़ा था या जानने के लिए हमको थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ा था, आज की युवा प्रतिभा में आज के युवाओं में वो प्रतिभा कूट-कूट कर भरी हुई है। बस उनको एक एटमॉस्फियर चाहिए। एक एटमॉस्फियर मिला और फिर वो अपनी प्रतिभाओं को बताना शुरू करेंगे। तो अब देखिए कि जो एटमॉस्फियर वो चाहते हैं, वो या तो घर में मिले या उनके मित्रों के पास मिले हुँ, या स्कूल या कॉलेजेस में मिले। जी, या ये सोचना है कि उनको एक एटमॉस्फेयर मिले। अब एटमॉस्फेयर मिलेगा कहाँ? तो यही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाना ही एक जनरेशन गैप है। जो हम जनरेशन गैप कहते हैं ना, आज आप देखिए, आज की स्थिति कैसी है? घर के जितने सदस्य हैं, सबके हाथों में मोबाइल है। हुँ, मेरे को एक सज्जन बीच में मिले थे, वो कह रहे थे, "सर, अपनी नातिन के बर्थडे के लिए हम गए और बैठे थे, तो सब अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त थे। जैसे ही 12 बजा तो हमने हैप्पी बर्थडे किया और उसके बाद फिर से अपने मोबाइल में हो करके हम सो गए। या आज ये स्थिति आ गई है। तो ये स्थिति क्यों आई है? अब देखिएगा मोबाइल में ही समय दे रहे हैं। बिल्कुल, क्यों जो संबंधों का मर्म है, वो क्यों ऐसा टूटा हुआ है? क्योंकि संवादहीनता हमारी हो गई। हम अपने से छोटों को ये बताते हैं कि हम बड़े हैं। मेरा ये कहना है कि हमने दुनिया देखी है, ये सही बात है। लेकिन
आज की युवा पीढ़ी दुनिया देख रही है, तो बड़ा कौन हुआ? दुनिया देख के बैठने वाला कि जो दुनिया देख रहा है वो? रामचरितमानस वो बताता है। रामचरितमानस के माध्यम से ये पता चलता है कि दुनिया देखकर बैठने वाला कि दुनिया जो देख रहा है वो कौन बड़ा है? तो राम दुनिया देख रहे हैं। वो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी मैं आपके वचनों को निभाने के लिए मैं वन को जाऊँगा। देखिए आज की युवा पीढ़ी ये चाहती है कि वो अपने एटमॉस्फेयर को, अपने घर को बेहतर बनाए, लेकिन उसकी सोच के अनुसार वो है ही नहीं। तो वो द्वंद में फँस वो ना शेयर किसी से नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात आज हमारे यहाँ की फ़िल्में और हमारे यहाँ के सीरियल, हुँ। ये दोनों ऐसे बन रहे हैं जो वो इस गैप को और बढ़ा रहे हैं। तो आज जो फ़िल्में बननी चाहिए या सीरियल ऐसे होने चाहिए जो इस संवादहीनता को कम करें। सरसता, सहजता आज देखिए जब ये दौर कोरोना का आया था तो जी, केवल रामायण ही देख रहा था व्यक्ति। बिल्कुल। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसमें संवाद हैं और इतने अच्छे संवाद हैं कि उसमें संवादहीनता नहीं है, हुँ, जनरेशन गैप नहीं है। यस। तो मानस के माध्यम से इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आज की युवा पीढ़ी जब सीता की खोज के बारे में पता चल गया कि वो लंका में है। हुँ, अब ये कि भई लंका जाएगा कौन? अब किसी ने बताया कि मैं इतनी दूर तक जा सकता हूँ, फिर नहीं जा सकता। एक ने बताया साहब मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। अब जामवंत वहाँ बड़े असमंजस में, वो बोले यार मैं मेरी स्थिति आज जाने और आने की तब थी, आज नहीं है। तो देखा ये जब मंत्रणा चल रही थी, तो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे, भीड़ से अलग। तो जामवंत ने सोचा कि शक्ति इन्हीं के भीतर है। आज की युवा पीढ़ी उसी हनुमान जी की तरह अलग-थलग है। समाज में आज जामवंत की आवश्यकता है, जो बताए कि तुम्हारे भीतर ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। तब फिरो राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम करके लंका जाएगा। ये सुंदरकांड है। तो आज जीवन का जो सुंदरकांड है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो समझना होगा, सबको समझना होगा। तभी हम निराशाओं में आस पैदा कर सकते हैं, लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हैं। मिट्टी की तो बात अलग है, हम पत्थरों में भी कोमल घास पैदा कर सकते क्या हैं। बात है! युवा पीढ़ी जो होती है आजकल हम देखते हैं सर कि जनरेशन गैप ये एक शब्द है आजकल समाज में काफ़ी इस्तेमाल होता है। जी। पहले मुझे लगता है शायद इतना इस्तेमाल नहीं होता था, जब आप युवा रहे हुँ, थे, हुँ। उस समय जनरेशन गैप जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। हुँ, हुँ, हुँ। पिताजी ने कहा ये चीज़ करनी है तो करनी हुँ, 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 है ना? हुँ। कोई जनरेशन गैप नहीं था उस हाँ समय। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जब एक पुत्र होता है या पुत्री होती है, वो जब विद्रोह करती है किसी चीज़ को लेकर, आज अभी जैसे हम बात भी किए थे बीच में कि भई उठ बोला तो युवा हाँ। जो होता है वो तर्क करता है, हुँ। क्यों उठूँ? हाँ, ये इसको लोग जनरेशन गैप बोलते हैं, इसको हुँ, आप हुँ। कैसे देखते हैं? बिल्कुल। जनरेशन गैप का जो साइंस है, जो विज्ञान और मनोविज्ञान है, उसको हमको समझना पड़ेगा। उसको इसलिए समझना पड़ेगा, आज की जो पीढ़ी है, वो मैत्री भाव चाहती है, सब में, हर रिलेशन में। और हमारे समय भी वो मैत्री भाव कैसे था, आज मैं उसको करता हूँ। हम दादाजी के पास भी जाके सोते थे। दादाजी से बात करते थे, दादी हुँ, से बात करते थे, आस-पड़ोस से बात करते थे। बिल्कुल। है कि नहीं? आज तो अगल वाला बगल वाले को नहीं जानता। जैसे कि मैंने बताया कि सब आज मोबाइल में ही वो थे, वो नातन का बर्थडे हुआ और सब वो करके फिर चले गए और मैसेज-वैसेज भेज दिया, ये वाली जी। स्थिति आ गई है। तो ये जनरेशन गैप है, हुँ, वो इसलिए आता है कि हम समय के साथ चलना भूल गए। पहले सब समय के साथ चलते थे, आज समय के साथ चलना भूल गए। आज समय ऐसा आ गया है कि हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। ये स्थिति आ गई है। उसका भी समाधान मानस में है, रामचरितमानस में है। उन चीज़ों को कैसे आपको समाप्त करना है और ये समाप्त कौन करेगा? मज़े की बात, ये स्थिति कैसे आई? ये भी देखिए, कितना सुंदर माहौल था अयोध्या का कि राम राजा बनेंगे। कैकेयी भी कितनी प्रसन्न थी कि कल राजा राम बनेंगे। लेकिन एक दासी ने पता नहीं कौन-सी बात कह दी और रातों-रात बात बदल गई देखिए, रातों-रात। तो रामचरितमानस में है नारी स्वभाव सत्य सब कहिं, अवगुण 8 सदा और रहें।
वो नारी सुलभ प्रवृत्तियाँ हैं जो 8 प्रकार की हैं। जी। आज यदि ये स्थिति आई है, तो उसको नारी ही ठीक कर सकती हैं। जो नारी विवाह करके घर में आई है, उसको कैसे होना है? जो नारी माँ बन रही है, उसको कैसे होना है? ये स्थिति नारी शक्ति ही और आज कर रही है नारी शक्ति। आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर, उनमें जो 3 नारी शक्तियाँ हैं, पूरे विश्व ने प्रणाम किया उनको। तो मैं ये कहता हूँ कि न ये जो जनरेशन गैप है ना, उसको केवल दूर करने में हमारी नारी शक्तियाँ जो हैं, वो सामने आएँ, वो बताएँ, वो आज पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, वो समझा रही हैं। क्योंकि कहा भी गया है, जब परिवार का एक पुरुष पढ़ता है, तो एक व्यक्ति पढ़ता है, हुँ, लेकिन एक नारी पढ़ती है, तो पूरा पूरा परिवार परिवार पढ़ता पढ़ता है। है। तो इसी से फिर जनरेशन गैप शुरू होगा और वो भी मानस में सारी चीज़ें हैं। क्या बात! तो ये जो हमारी चर्चा है युद्ध की, इसको हम कंटिन्यू करेंगे हाँ, अपने बिल्कुल। अगले एपिसोड के साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। और युद्ध की जितनी समस्याएँ हैं, वो जी, सारी समस्याएँ अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो यूथ हैं, उनसे एक आग्रह है, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो समस्याएँ हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं हमको और हमको बताइए कि किन समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए यूथ्स की। तो हम बहुत जल्द राउंड टेबल जो पॉडकास्ट होता है वो भी करेंगे, जहाँ पे 2 यूथ हमारे सामने होंगे और जो जी चुके हैं, जो देख चुके हैं दुनिया वो 1-2 इस तरफ होंगे ऐसे व्यक्ति और 2 जो जी रहे हैं, वो सामने होंगे। और फिर हम संवाद करेंगे कि क्या समस्याएँ रही हैं और दुनिया कैसे चल रहा है और उसको कैसा होना चाहिए बहुत उसके बढ़िया। ऊपर में। तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किन समस्याओं पे अगली हम चर्चा करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एपिसोड 5 में राम चर्चा की और सर बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अगले जी, एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। जी। थैंक यू। थैंक यू।